Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic relations of partners to third parties. तो एक जो पार्टनर होता है फर्म में, वो फर्म का एजेंट होता है, ठीक है। उसका डुअल रोल होता है, एक प्रिंसिपल का, एक एजेंट का, ठीक है। तो वो एक तो अपने बिहाफ पे काम करता है एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी अदर एजेंट। तो जब भी एक एजेंट कुछ भी एक्शन लेता है या एक पार्टनर जब भी एक एक्शन लेता है, तो बाकी के जो सारे पार्टनर्स हैं, दे आर ऑल्सो बाउंड बाय दैट। अगर मैं और आप एक फर्म में पार्टनर है, मैं अगर कुछ भी पार्टनरशिप फर्म के लिए करती हूँ, यू एंड द फर्म बोथ आर बाउंड बाय इट। आपको भी उस डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इम्प्लाइड है, इट इम्प्लाइज दैट अ पार्टनर कैन मेक द फर्म लाइबल फॉर हिज एक्ट्स। मैं कुछ भी करूंगी उसके लिए फर्म लाइबल हो जाएगा। जो भी मैं फर्म के नाम पे करूंगी, फर्म के बिजनेस के लिए करूंगी, उसके लिए फर्म लाइबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अ पार्टनर हु कॉन्ट्रैक्ट्स इन हिज नेम, अगर मैं अपने पर्सनल नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ और मेरी कोई पर्सनल लाइबिलिटी बनती है, तो उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं है। अगर मैं अपने पर्सनल नाम पे कोई लोन लेती हूँ, वो मेरा पर्सनल लोन है, उसके लिए मेरा फर्म जिम्मेदार नहीं है, मेरा पार्टनरशिप फर्म जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप फर्म के नाम पे कोई लोन लेती हूँ, कोई ट्रांजेक्शन करती हूँ, उसके लिए पार्टनरशिप फर्म और उसके सारे पार्टनर्स जो हैं वो लाइबल होंगे। तो मेरे पास एज अ पार्टनर अथॉरिटी है कि मैं अपने एक्ट से सारे पार्टनर्स को, सारे फर्म को बाइंड कर सकूं। तो हो सकता है कुछ अथॉरिटीज मुझे एक्सप्रेसली अग्रीमेंट के थ्रू दी गई हो, और कुछ चीजों के लिए इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड है कि ये अथॉरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के एजेंट्स होते हैं, एक तरीके से एक दूसरे के भी एजेंट्स होते हैं। तो कुछ चीजों के लिए उन्हें इम्प्लाइड अथॉरिटी मिलती है, जहां पे बिजनेस का नेचर है उस हिसाब से कुछ ट्रांजेक्शन्स करने की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। तो एक्ट कैरिड आउट बाय द पार्टनर मस्ट रिलेट टू द फर्म्स नॉर्मल बिजनेस। तो जो भी चीजों के लिए इम्प्लाइड अथॉरिटी मिलती है, तो नॉर्मल बिजनेस के अंदर जो चीजें की जाती है वो की होनी चाहिए। और the act must be done on behalf of the firm or in a manner expressing or implying an intention to bind the firm। और वो एक्ट करते हुए इंटेंशन होना चाहिए, इम्प्लीकेशन होना चाहिए कि ये भी जो भी हम कर रहे हैं, ये फर्म की हम तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, अगर मान लो आपका कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, मैं और आप पार्टनर्स हैं, हमारा एक शॉप है, हमारा सुपरमार्केट है, तो उसको लेके हमारी क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी, कि कहीं पे लिखा नहीं हुआ लेकिन इम्प्लाइड है कि हम अपने फर्म के बिहाफ पे ग्रोसरीज का जो स्टॉक है वो ला सकते हैं, सेल कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, अकाउंट सेटल कर सकते हैं, सर्वेंट्स को हायर कर सकते हैं, फर्म के बिहाफ पे मनी बोरो कर सकते हैं, गुड्स रिसीव कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर सकते हैं, गुड्स को प्लेज कर सकते हैं, ठीक है। और फर्म को डिफेंड करने के लिए लॉयर को भी ला सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल है ना, कि अगर आप और मैं एक बिजनेस करें, हमारा सुपरमार्केट है, हमारा शॉप है, तो ये सब चीजें तो हम कर ही सकते हैं, कहीं पे लिख के देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जहां पे इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है, जहां पे कस्टम या यूजेज नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें करने के लिए रिटन कंसेंट की जरूरत होती है। पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फर्म के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इम्प्लाइड नहीं होता। जैसे बिजनेस का कोई अगर डिस्प्यूट है, आप और मैं और मान लो थर्ड पर्सन, हम तीनों का एक पार्टनरशिप फर्म है। अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, तो मैं अकेली उसको आर्बिट्रेशन में नहीं लेके जा सकती हूँ, सबका कंसेंट होना जरूरी है। बैंक अकाउंट ओपन करना है, सारे मिल के ओपन करेंगे, मैं अकेली ओपन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। कोई क्लेम है हमारे फर्म के अगेंस्ट, उसको मैं अकेले उसमें कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट नहीं कर सकती हूँ। कोई मैं अकेले सूट या कोर्ट केस विड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। कोर्ट में कोई लाइबिलिटी मैं एडमिट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अकेले मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ, सारों का मिलके होना जरूरी है। या मेरा पार्टनरशिप फर्म का किसी और पार्टनरशिप फर्म में जो है एज एन पार्टनर एंटर करना, कि हमारा पार्टनरशिप फर्म किसी और पार्टनरशिप फर्म में एंटर करे, ये मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। या तो इसके लिए मुझे एक्सप्रेसली रिटर्न में अथॉरिटी दो, या फिर सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे। ये जो चीजें हैं ये सारे पार्टनर्स मिलके करते हैं, या फिर पार्टनर को एक्सप्रेस अथॉरिटी दी जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इनमें से कोई एक्ट कर लिया अपने आप, ठीक है, और बाकी के जो जो सारे पार्टनर्स हैं, उन्होंने मेरे एक्शन को रेटिफाई कर दिया, उनको सारी नॉलेज मिली और उन्होंने उसे रेटिफाई कर दिया, ठीक है। तो वो भी फिर बात मानी जाएगी। मान लो मैंने अकेले कोई कोर्ट केस विड्रॉ कर दिया,
बाकी पार्टनर्स को पता लगा, उन्होंने भी अग्री कर लिया, उन्होंने भी रेटिफाई कर दिया सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देख के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तब फिर इशू नहीं है अगर सारे पार्टनर्स रेटिफाई कर दें। ओके, चलिए। अब एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 20, अगर पार्टनरशिप फर्म चाहे तो जो पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटीज होती हैं उन्हें वो बढ़ा भी सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। उन्हें बढ़ा भी सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, बट इवन इफ दे रिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, any action a partner takes within their usual authority binds the whole firm unless the person they are dealing with knows about the restriction and doesn't know they are a partner. अब देखो, नॉर्मली मुझे एज अ पार्टनर अलाउड है कि मैं चेक्स इशू कर सकती हूँ फर्म के नाम पे, लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैम आप 20,000 से ज्यादा का कोई भी पार्टनर अकेला चेक इशू नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मैंने 30,000 का चेक इशू कर दिया, आई विल स्टिल बाइंड द फर्म। अगर सामने वाली पार्टी जिसको मैंने वो 30,000 का चेक दिया है, अगर तो उसको पता है कि मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं है 20,000 से ज्यादा का चेक इशू करने की, फिर तो ये इनवैलिड हो गया जो मैंने एक्शन लिया 30,000 का चेक इशू करने का। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी को पता ही नहीं है, उसने सोचा कि ठीक है पार्टनर है दे ही सकता होगा चेक, उसने उसको पता ही नहीं है कि मेरी अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, फिर ये जो मेरा एक्शन है 30,000 का चेक इशू करने का, ये पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर देगा। ठीक है, पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, द पार्टनर हैज एन अथॉरिटी कि वो फर्म को लॉस से बचाने के लिए जो भी कर सकता है वो करे। इमरजेंसी सिचुएशन में मान लो कि हमारा जो स्टॉक, हमारा जो सुपरमार्केट है, वहां पे स्टॉक पड़ा है मैंगोज का, है ना, 20 पेटियां पड़ी हैं, और अभी इमरजेंसी सिचुएशन है कि बाकी पार्टनर्स अवेलेबल नहीं है, कोई खरीदने आ गया और मुझे पता लग रहा है कि खराब हो रहे मैंगोज, अगर आज के आज नहीं गए तो ये फिर बिकेंगे नहीं। तो अब मैं पार्टनरशिप फर्म का लॉस कम करने के लिए जिस भी दाम में उस टाइम पे बिक रहे होंगे मैं बेच दूंगी, तो कल कोई मुझे ऐसे नहीं बोल सकता कि तुम्हें अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, फिर मोड ऑफ एक्शन टू बाइंड द फर्म, टू बाइंड द फर्म द पार्टनर मस्ट डू एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ द फर्म। अगर मैं फर्म के नाम पे कुछ कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स फर्म के नाम पे है, या किसी भी इंटेंशन मेरा ये होता है एक्सप्रेसली या इम्प्लिसिटली फर्म को बाइंड करने का, तो फर्म बाइंड रहेगा। मैं डॉक्यूमेंट साइन करूंगी तो बिहाफ ऑफ द फर्म साइन करूंगी, पर्सनल जो मेरा एक्शन है उससे मैं पार्टनरशिप फर्म को बाइंड नहीं कर सकती। ठीक है, every partner is liable jointly with all the other partners and also severally for all actions of the firm done while he is a partner। तो देखो, ये कोर है पार्टनरशिप फर्म का कि जब भी आप पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एक्शन करते हो सारे उससे बाइंड होते हैं, इंडिविजुअली भी और जॉइंटली भी, सब लोग बाइंड हो जाएंगे उन एक्शन से। ठीक है, अगर कोई पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है बिजनेस के अंदर विद या विदाउट अथॉरिटी, तो उससे अगर किसी थर्ड पार्टी को कोई लॉस या इंजरी होती है, फर्म लाइबल रहेगा। ठीक है, फर्म लाइबल रहेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कुछ गलत कर देता है जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाता है, तो फिर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म विल बी लाइबल टू दैट थर्ड पार्टी, उसकी इंजरी को के लिए जो लॉस की भरपाई करनी है सारे लाइबल रहेंगे। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर्स, अ पार्टनर एक्टिंग विद इन अथॉरिटी रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइजेस, कोई पैसा मिला उसको मिस एप्लीकेशन कर दिया, firm in the course of its business receives money and property from a third party and the money or the property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the farmer of the firm is liable to make good the loss। अगर कोई थर्ड पार्टी से पैसा रिसीव होता है, ठीक है, या हमारी कस्टडी में है और उसका कोई पार्टनर मिस एप्लीकेशन करता है, तो फर्म इज लाइबल टू मेक गुड द लॉस। ठीक है, अगर फर्म की कस्टडी में पैसा था थर्ड पार्टी का और किसी पार्टनर ने उसका मिस एप्लीकेशन कर लिया, कहीं से उसको पैसा उसका मिस एप्लीकेशन कर लिया, तो जो फर्म है वो लाइबल रहेगा। तो आप ये देखो, कुछ भी पार्टनर कर रहे हैं फर्म के नाम पे तो फर्म लाइबल रहता है। ठीक है, फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। अगर एक थर्ड पर्सन अपने आप को ऐसे जताता है, रिप्रेजेंट करता है कि जैसे कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, मान लो हम तीन लोग तो पार्टनर है एक फर्म में, एक चौथा पर्सन जो है हमारा दोस्त है, उसने थर्ड पार्टी के सामने ऐसे जताया कि वो भी पार्टनर ही है, और थर्ड पार्टी इसी वहम में कोई पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो ये जो चौथा पर्सन है
ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट के अकॉर्डिंगली वो भी पार्टनर बन जाएगा उस ट्रांजेक्शन के लिए, और वो भी लायबल होगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने तो ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना कि ये चौथा पर्सन भी पार्टनर है, उसको तो ऐसा जताया गया कि ये चौथा पर्सन भी पार्टनर है, इसी चक्कर में उन्होंने फर्म को लोन दे दिया। तो अब इस लोन के लिए चौथा पर्सन भी लायबल होगा, बिकॉज उसने ऐसा जताया, दिखाया, या रिटर्न या कंडक्ट के थ्रू, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट के थ्रू वो भी पार्टनरशिप में लायबल हो जाएगा उस लोन के लिए। ठीक है, तो आप अगर थर्ड पार्टी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ये दिखा के कि ये भी पार्टनर है, तो फिर वो पर्सन जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को जता रहा है, वो भी लायबल हो जाएगा। ठीक है, फिर है राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। अगर एक पार्टनर चाहे तो अपना जो फर्म में इंटरेस्ट है किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मान लो मेरा जो पार्टनरशिप फर्म में मेरा इंटरेस्ट है, मैंने अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दिया, तो ही कैन नॉट कंडक्ट द बिजनेस। ठीक है, उन्हें, जो मेरे हस्बैंड है, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपना इंटरेस्ट उनको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ही हैज टू अग्री विद द अकाउंट्स ऑफ द प्रॉफिट्स अग्रीड बाय द पार्टनर्स। तो जो भी हमारा प्रॉफिट है वो उनके पास चला जाएगा। ऑन डिसोल्यूशन द ट्रांसफर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द एसेट्स। मान लो ये फर्म डिसॉल्व हो जाता है, तो मैंने तो अपना इंटरेस्ट अपने हस्बैंड को दे रखा है, तो जो मेरा हिस्सा है एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, वो उनको मिल जाएगा। तो आप अपना पार्टनरशिप में जो इंटरेस्ट है किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दोगे, तो उसको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। अब बिफोर कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जैब एग्जामिनेशन जून में कंडक्ट होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कैब के मास्टर कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं, जिसमें डिटेल में रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और क्विक रिवीजन बैच भी होगा। और आप चाहें तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं, बैच 3 में। और इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, लाइव क्लासेस आपको वैसे तो लाइव क्लासेस ही कंडक्ट होती हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाती है। ठीक है, तो उस सेंस में रिकॉर्डेड भी हैं, नोट्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट implied authority of a partner in a partnership firm which operates a construction business। इसमें से क्या implied नहीं है? परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, ये तो इम्प्लाइड है। सेलिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, रिसीविंग पेमेंट्स इज ऑल्सो इम्प्लाइड। विड्रॉइंग अ केस फाइल्ड रिलेटिंग टू द कॉम्पिटिटर्स कंस्ट्रक्शन ऑन द फर्म्स प्रॉपर्टी। अब ये केस विड्रॉ करने में एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए या सारे पार्टनर्स मिल के करेंगे? ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस सेशन का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।